Hello everyone. Today we are going to study the question and answers of class 6 civics. Let's continue with our first chapter understanding diversity. हमारा पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आर लोकेलिटी. हमारी लोकेलिटी में जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है. विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़. अब जो लिस्ट हम बनाएंगे उसमें जो भी फेस्टिवल्स हमें बताने हैं उनमें से ये भी बताना है कि इनमें से कौन से फेस्टिवल डिफरेंट रीजनल मीन्स होता है डिफरेंट एरियाज़ में कौन से सेलिब्रेट होते हैं फेस्टिवल इनमें से, और कौन से डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स या अन्य धर्मों के लोग भी उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. तो दो पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन. एक में हमें केवल लिस्ट बनानी फेस्टिवल्स की जो हमारे आसपास सेलिब्रेट होते हैं. दूसरे में हमें ये बताना है कि जो लिस्ट हमने बनाई है उनमें से कौन से फेस्टिवल्स डिफरेंट रीजन्स में सेलिब्रेट होते हैं और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जिनको सेलिब्रेट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द आंसर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर लोकेलिटी. हमारी लोकेलिटी में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं? इट इज़ दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल एंड नवरात्रि. हमारे आसपास हम सभी लोग जानते हैं दीपावली सेलिब्रेट होता है, होली सेलिब्रेट होता है, ईद सेलिब्रेट होता है, क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, पोंगल, नवरात्रि और इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं हमारे आसपास. तो उनमें से कुछ हमने फेस्टिवल्स यहाँ पे लिख दिए. ये तो हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया क्वेश्चन का. सेकंड पोर्शन में पूछा गया था कि इनमें से कौन से फेस्टिवल्स अलग अलग एरिया में अलग अलग धर्मों के लोग मनाते हैं. तो सेकंड आंसर इज पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दीपावली, होली, क्रिसमस, ईटीसी. इसमें से अलग अलग धर्मों के लोग या फिर अलग अलग लोकेलिटी में जो दूसरी जगहों पर, जैसे पोंगल यहाँ का नहीं, पोंगल साउथ में सेलिब्रेट होता है, यहाँ पे भी अब उसको सेलिब्रेट करने लग गए हैं. नवरात्रि भी डिफरेंट रीजन्स में सेलिब्रेट होता है. जैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी सेलिब्रेट होता है, उत्तराखंड में भी होता है. तो इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में सेलिब्रेट होने वाले फेस्टिवल्स हैं. उसके अलावा अगर हम ईद और क्रिसमस देखेंगे, हमारे आसपास तो सेलिब्रेट होते ही हैं. जैसे हमारे ईद और क्रिसमस हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, हमारे आसपास जो मोमडन्स कम्युनिटी के लोग हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं. उसके अलावा हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे हम क्रिसमस में आजकल स्कूल्स में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाती हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करने में. इसी तरह से हम ईद में भी करते हैं. तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर. लेट्स डिस्कस विद सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू अवर लाइफ. अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमें क्या लगता है कि इंडिया में रहते हुए इसके रिच हेरिटेज मीन्स होता है हमें जो मिला है, जो हमें मतलब जो हमने क्लेम किया, जो हमें हमारे फादर, हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, वो है डाइवर्सिटी. इंडिया में हम रिच हेरिटेज है हमारे पास डाइवर्सिटी. तो हमें क्या लगता है कि डाइवर्सिटी से हमको क्या मिला है? वाई डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, व्हाट इट ऐड टू अवर लाइफ. डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या ऐड हुआ है? सो देख लेते हैं इसको. द रिच हेरिटेज इंडियन डाइवर्सिटी एड फॉलोइंग थिंग्स टू अवर लाइफ. जो आगे हम बता रहे हैं ये चीज़ें इंडिया में डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में ऐड हुई हैं. फर्स्ट, लैंग्वेज. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, संस्कृति, अवधी, कुमाऊनी, मराठी, बंगाली, ईटीसी. तो ये सब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं जो डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में ऐड हुई हैं. सेकंड इज़ फेस्टिवल्स. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स है, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, नवरात्रि, ईटीसी. ये भी डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट करते हैं. तो ये भी डाइवर्सिटी की वजह से पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले फेस्टिवल्स हैं जो हमें डाइवर्सिटी की हेल्प से ही हमारी लाइफ में ऐड हुए हैं. नेक्स्ट इज रिलीजन्स. अब अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी रहती हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं. जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म, ये मेजर रिलीजन है. इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज्म भी, इस तरह से और भी कई रिलीजन इंडिया में हैं. तो ये भी हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी की वजह से ही ऐड हुए हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस डांस फॉर्म. अब डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म भी हमारी लाइफ में ऐड हुए हैं सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से. फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम परफॉर्म इन तमिलनाडु में एक डांस फॉर्म है भरतनाट्यम जो इंडियन कम्युनिटी को तमिलनाडु से मिला हुआ है. उसकी तरह से कथक उत्तर प्रदेश में परफॉर्म होता है, कथकली केरला में परफॉर्म होता है, मणिपुरी मणिपुर में, भांगड़ा गिद्दा पंजाब में और गरबा गुजरात में. ये सारे डांस फॉर्म अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सभी ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेट या परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये सब कुछ हमारी लाइफ में जो भी लैंग्वेज हैं, फेस्टिवल हैं, रिलीजन्स हैं, डांस फॉर्म है, लिटरेचर की फॉर्म है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में हमारी कम्युनिटी को मिली हैं. Let's continue with our third question. What do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about India unity in the sentence quoted from his book The Discovery of
इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक टर्म है, क्या ये अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, क्या ये इंडिया के लिए एक फिट टर्म है, क्या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर है तो कैसे है। और उसके अलावा इसमें सेकंड पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया है कि नेहरू क्या कहना चाहते थे। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते थे इंडियन यूनिटी के बारे में। हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें उसे समझना होता है क्वेश्चन में पूछा क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हैं, एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, क्या ये एक अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिफाइन करने के लिए। सेकंड, इंडियन यूनिटी के बारे में जवाहरलाल नेहरू के क्या थॉट थे, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उस बुक में नेहरू ने अपने जो थॉट लिखे हैं इंडिया के यूनिटी के रिगार्डिंग, वो किस टाइप के थॉट्स है। लेट्स डिस्कस द आंसर। Yes, we think that unity in diversity is an appropriate term to describe India. India's diversity is a source of its strength. हाँ, हमें लगता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म है, बिल्कुल सही टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया की स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि लैंग्वेज, फेस्टिवल, रिलीजन, डिफरेंस, बहुत टाइप के हमारे पास हैं, तो ये हमारी पावर है। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है डाइवर्सिटी। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेहरू क्या कहना चाहते थे, तो आप वो देख लेंगे इसी में। वी थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से दैट इन इंडिया पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, people eat different kinds of food, people have different cloth habits and different forms of dances etc। तो नेहरू ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट्स हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग हैबिट्स है, डिफरेंट टाइप का लिटरेचर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डांस फॉर्म etc, बहुत अलग अलग टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बनाता है। We have so many different ways to live, but still we do not oppose each other on the basis of our differences। हमारी लाइफ जीने का तरीका हर प्लेस टू प्लेस में चेंज हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके वे ऑफ लाइफ डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का अपोज नहीं करते हैं, सिर्फ इस बेस पे कि दूसरा हमसे अलग तरह के वे ऑफ लाइफ को परफॉर्म करता है। वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज etc। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम किसी का एक दूसरे का अपोज तो नहीं करते हैं उसकी, बल्कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, एक पर्सन दूसरे कल्चर को परफॉर्म करने वाले की रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ तक कि दूसरी लैंग्वेज की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। न केवल रिस्पेक्ट करते हैं बट वी यूजुअली एनकरेज एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर। दैट इज़ यूनिक थिंग वी कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक यूनिक थिंग है कि हम एक दूसरे की न केवल रिस्पेक्ट करते हैं अपने डिफरेंस होने के बावजूद, बल्कि एक दूसरे को इनकरेज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। द साइंस ऑफ रिस्पेक्टिंग डिफरेंट थॉट्स और बिलीव्स इज़ नॉट टॉट अस बाय एनी आउटसाइडर, रेदर देन इट इज़ समथिंग वी इंडियंस डेवलप बाय आर ओन। अब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, कोई मेरे से अलग दिख रहा है, कोई मेरे से अलग बात कर रहा है, कोई मेरे से अलग टाइप के कपड़े पहनता है, ठीक है, तो इसमें हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के अच्छे थॉट्स की हम जो है सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसे मोटिवेट भी करते हैं और बेहतर होने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी आउटसाइडर ने नहीं सिखाई है, ना ब्रिटिश ने सिखाई, ना अमेरिकन ने सिखाई, ना रशियंस ने, ना चाइनीज़ ने, बल्कि कुछ ऐसा है जो हम इंडिया ने खुद से डेवलप किया है, और खुद ही हम इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पे हमारी मेंटल थिंकिंग ऐसी हो गई है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं खुद से, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी चीज़ें डेवलप करने में, इस टाइप के थॉट डेवलप करने में। लेट्स डिस्कस और फोर्थ क्वेश्चन। अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियन एसेंशियल यूनिटी। अब यहाँ पे चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि पोएम में कौन सी ऐसी लाइन है जो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद या कि यूनिटी को जो है रिफ्लेक्ट करती है। तो वो लाइन हम यहाँ पे देख लेंगे। द लाइन इन द पोएम सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इज़ द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर। टुडेज इज़ द लाइन इन द पोएम विच रिफ्लेक्ट इंडियाज़ एसेंशियल यूनिटी। अब यहाँ पे जो लाइन है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, इसमें बताया गया कि जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलाने के ऑर्डर दिए थे निहत्ते हिंदुस्तानियों पे या इंडियंस पे, तो उसमें हिंदूज़ भी थे और मुस्लिम भी थे। तो ये हमारी यूनिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है कि हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ आज़ादी के लिए खून बहाया था। लेट्स कंटिन्यू विद अवर फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there।
आर दीज ट्रेडिशनल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमने सिमिलर स्टडी करनी है किसी दूसरे एरिया की, जैसे हम रहते हैं अभी उत्तराखंड में, तो इस उत्तराखंड के जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो तो हम जानते हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट या दूसरे एरिया के बारे में हमें सेम स्टडी करनी है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, वहाँ की फूड हैबिट में जो डिफ्रेंशिएशन है, वहाँ की लैंग्वेज में जो डिफ्रेंशिएशन है, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स इस्टेब्लिश हुए हैं, वो डाइवर्सिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल कौन से हैं, ये हमको स्टडी करके यहाँ पे बताना है, और वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये भी बताना है। तो आंसर देखते हैं। केरला इज़ लोकेटेड नियर द सी एट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे केरला का एग्जांपल लेंगे। केरला जो है सदर्न पार्ट में इंडिया के लाया करता है और ये एकदम सी के पास ही है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ केरला आर एज फॉलोज। अब हम सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर देखेंगे जो केरला की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज कम टू केरला टू ट्रेड एंड टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन्स। तो पूरे वर्ल्ड से केरला में ट्रेडर्स आए थे, चाइना से आए थे और मिडिल ईस्ट से आए थे और वेस्टर्न कंट्रीज से भी आए थे, वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे। इसके अलावा जो भी रिलीजन उनके कंट्री में फॉलो होता था, उनकी लोकेलिटी में जो भी रिलीजन फॉलो होता था, उसकी टीचिंग को स्प्रेड करने भी वो लोग केरला में आए। तो इस वजह से केरला में डिफरेंट टाइप के रिलीजियस ग्रुप्स आए, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स के फॉलोअर हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो केरला को एक डाइवर्स एटमॉस्फेयर देते हैं। जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म आर डिफरेंट रिलीजन्स दैट फॉलोड इन केरला। इस तरह से हम देखते हैं कि केरला में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे कई और जो है रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो केरला को डाइवर्स बनाते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ केरला। इट इज़ केरला सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। अब ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे इफेक्ट करती है ये देखते हैं। केरला एक तरफ तो सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। इसकी ज्योग्राफी ऐसी ही है। स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। अब एक पेपर, क्लोव और कार्डेमन जैसे स्पाइसेस वहाँ के हिली एरिया में ग्रोन होती हैं, अच्छी वहाँ पे ग्रोथ होती है इसकी, तो वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। द फर्टाइल land and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable। अब यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन और फर्टाइल, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे राइस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे राइस ग्रो करती है, राइस कल्टीवेशन करता है और अपने फूड में हैबिट में भी इन्होंने मेजोरिटी में राइस को शामिल किया हुआ है। इसके अलावा ओशन के पास है तो वहाँ की जो है फूड में ये फिश को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके अलावा स्पाइसेस यहाँ पे अच्छे होते हैं, फर्टाइल लैंड है तो वेजिटेबल्स और स्पाइसेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो फूड में जो डाइवर्सिटी है, जैसे फिश हो गया, आपका राइस हो गया, स्पाइसेस हो गए और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल हो गई, तो फूड को यहाँ पे डाइवर्स बनाते हैं। ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हुआ है। यस, ट्रेडिशन ऑफ प्रिपेयरिंग स्पाइसी फूड having rice and fish as food by the majority of people in Kerala is directly connected to the geographical factor of the region। अब हमने देख लिया कि मेजॉरिटी में लोग यहाँ पे राइस को अपने फूड में शामिल कर रहे हैं, स्पाइसेस को शामिल कर रहे हैं, फिश को शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स भी परफॉर्म होते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डायरेक्टली जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किसी भी लोकेलिटी के डाइवर्स एटमॉस्फेयर को डेवलप करने के लिए। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। Thanks for the watching. Please like, subscribe and share.